Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the movie Joker. ये मूवी मेरे चैनल की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड मूवी है। आज तक टोटल 80 मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन के अंदर मेरे सारे के सारे कमेंट सेक्शन में अगर किसी मूवी का नाम होगा तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ जोकर। दैट इज़ द रीज़न आई चूज दिस मूवी इन माई ऑडेक्स सीरीज। ऑडेक्स जिसका मतलब है ऑन डिमांड एक्सप्लेनेशन। अब फाइनली इस मूवी की इतनी डिमांड थी तो आप सभी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए इस शानदार मूवी का एक शानदार एक्सप्लेनेशन आप सभी के सामने पेश करने जा रहा हूँ। आई होप कि ये मूवी आपके दिल को छू लेगी। इस कहानी में मैं आज अपनी जान डाल देने वाला हूँ क्योंकि इस कहानी में है सच्चाई, दर्द और प्यार, जो कि इस एक्सप्लेनेशन के बाद में वो सब कुछ आपको भी अपने दिल में फील होगा। ये कहानी एक ऐसे इंसान की जिसको दुनिया ने नकारा और साथ ही बेकार इंसान मानकर उसे धुतकारा, उसे इतना परेशान किया कि उसने अपनी ह्यूमैनिटी यानी कि उसके अंदर का जो व्यक्तित्व होता है उस इंसान ने वही खो दिया। वो कहता है ना कि जब अगर किसी अच्छे इंसान से उसकी अच्छाई चली जाती है तो बुराई उस पर हावी हो जाती है और वो बुराई इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी उसे मिटा नहीं सकता। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस शानदार कहानी की एक्सप्लेनेशन पर। इस कहानी की शुरुआत होती है आर्थर फ्लैक से, जो कि अपना एक जोकर का मेकअप कर रहा होता है। वहीं बैकग्राउंड में टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है जिसमें शहर के बिगड़ते हालात, महंगाई और साथ ही घटने वाले बुरे हादसों के ऊपर चर्चा हो रही होती है। मगर इस सोसाइटी में क्या होगा, इस बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ अमीरों के हाथ में है, क्योंकि उनके पास में इतना पैसा है कि वो किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर अपने अकॉर्डिंग सही बना सकते हैं। उनके खिलाफ अगर कुछ गलत होगा तो वो उसे सही कर सकते हैं और अगर उनके साथ कुछ सही होगा तो वो उसका बखान कर कर सभी लोगों के सामने लाएंगे, जिस वजह से अमीर और भी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और वहीं गरीबों को अपनी जीवन जीने में भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। उनकी जिंदगी दिन ब दिन और बदतर होती जा रही है। वहां से आर्थर एक म्यूजिक कंपनी का एडवर्टीजमेंट करने के लिए रोड पर आ जाता है। उस कंपनी का नाम है एवरीथिंग मस्ट गो, जो कि एक म्यूजिकल कंपनी होती है। वो उस कंपनी का साइन बोर्ड लेकर लोगों को वहां से खरीदारी करने के लिए अट्रैक्ट कर रहा होता है। मगर तभी वहां पर कुछ शैतान बच्चे आकर उसे परेशान करने लगते हैं और वहीं उसका साइन बोर्ड लेकर भाग जाते हैं। जोकर उनके पीछे पीछे भागता है ताकि वो उससे साइन बोर्ड ले सके, मगर वो काफी ज्यादा दूर निकल जाते हैं। फिर एक मोमेंट ऐसा आता है कि वो सभी एक गली में भाग जाते हैं। जब जोकर उनके पीछे भागते भागते आता है तभी उनमें से एक बच्चा जोकर के मुंह पर वही साइन बोर्ड खींच कर मार देता है, जिसकी वजह से वो पूरा साइन बोर्ड टूट जाता है और वहीं जोकर गिर जाता है। उसके गिरने के बाद में सभी बच्चे उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और ये भी कहते हैं कि ये तो नकारा है, इसके अंदर हिम्मत ही नहीं है, ये हमारा सामना क्या करेगा। और उसके बाद में वो उसे मारकर अकेला छोड़कर वहीं पर चले जाते हैं। वहां से जब जोकर अपने बॉस के पास में जाता है ताकि उसने जो एडवर्टीजमेंट उस कंपनी के लिए किया था उसे उसके पैसे मिल जाएं, मगर तब उसका बॉस उस पर सहानुभूति यानी कि सिंपैथी दिखाने के बजाय उस पर और गुस्सा होता है और वो कहता है कि मैं आखिर तुम्हें पैसे क्यों दूं, तुमने तो मेरी कंपनी का साइन बोर्ड ही घुमा दिया। अगर तुम मुझसे पैसे लेने चाहते हो तो मुझे वापस मेरा साइन बोर्ड लाकर दो, अदरवाइज तुम्हें इस काम के पैसे नहीं मिलेंगे। हालांकि आर्थर उसे ये बात बताना चाहता था कि कुछ लड़कों ने उसे मारा और साथ ही उसका साइन बोर्ड तोड़ दिया, मगर वो उसे नहीं बता पाता क्योंकि वो उस मोमेंट पर काफी ज्यादा अपने आप को सेल्फ ऑब्सेस्ड पाता है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि आखिर वो बॉस की सभी बातों का जवाब कैसे दे और वो बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। इन सभी बातों के बाद में आर्थर काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है, मगर फिर भी वो अभी तक एक अच्छा इंसान ही होता है। उसके अंदर अभी भी लोगों को हंसाने की एक कला होती है। वहीं अगले दिन जोकर की मुलाकात उसके कलीग रैंडल से होती है और तब जोकर उसे उन लड़कों के बारे में बताता है जिन्होंने उसे मारकर उसका साइन बोर्ड तोड़ दिया। इसी बात पर रैंडल उसे एक गन रखने के लिए कहता है और कहता है कि ये हमेशा अपने पास में रखो, इसीलिए नहीं कि तुम्हें इसका मिसयूज कर कर लोगों को लूटना है, बल्कि इसीलिए ताकि ये गन तुम्हें सेफ रख सके। पहले तो आर्थर उस गन को लेने से मना कर देता है, लेकिन फाइनली जब रैंडल उसे समझाता है कि ये गन तुम्हारे काम ही आएगी तो इन्हीं बातों को समझकर फाइनली आर्थर उस गन को अपने पास में रख लेता है। वहीं से आर्थर अपने घर की ओर निकलता है। जब वो एक बस में बैठा होता है तो वहीं पर उसके सामने एक बच्चा होता है, तो वो उस बच्चे को हंसाने के लिए कुछ अलग अलग फेस बनाता है ताकि उस बच्चे को हंसी आ जाए। मगर तभी उसकी माँ आर्थर से कहती है कि मेरे बच्चे को परेशान मत करो। तो आर्थर कहता है कि मैं तो बस इसे हंसाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो लेडी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आता। इस बात से अगेन आर्थर टूट जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। इस बात से उस बस में मौजूद सभी लोग उसे घूरने लगते हैं और तभी आर्थर अपनी जेब से एक कार्ड निकालकर उस लेडी को देता है। उस कार्ड के अंदर लिखा होता है कि आई हैव अ लाफिंग प्रॉब्लम। जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता है या जब भी मैं किसी एक ऐसे माहौल में होता हूँ जिसमें मैं अपने आप को ढाल नहीं पाता तो ऑटोमेटिकली मेरी हंसी छूटने लगती है। इस बात का आप प्लीज बुरा ना माने। जब भी आर्थर काफी ज्यादा नाराज होता उसकी हंसी और भी ज्यादा बढ़ जाती। इसका मतलब ये है कि वो उस गुस्से को उस हंसी से दबाने की भी कोशिश
कोशिश किया करता था। आर्थर का ऐसा हाल बचपन में हुए एक हादसे की वजह से हुआ था। इसी बात से वह अपने आप को ठीक करने के लिए सोशल सर्विसेज की मदद लेता है। वो वहाँ पर जाता है और वहाँ पर साइकाइट्रिस्ट से बातें करता है। तो साइकाइट्रिस्ट उसे पूछती है कि क्या तुम अपना जर्नल लेकर आए। तब वहाँ पर वो उसे अपना जर्नल देता है। तो वो उससे पूछती है कि आखिर तुम इसमें क्या क्या लिखते हो। तो आर्थर उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। और जब वो साइकाइट्रिस्ट उसका जर्नल खोल कर देखती है तो उसके अंदर लिखा होता है, आई जस्ट होप माई डेथ मेक्स मोर सेंस देन माई लाइफ। इसका मतलब ये होता है कि मेरी मौत उतनी बुरी नहीं होनी चाहिए जितना बुरा मैंने अपना जीवन काटा है। साथ ही आर्थर उस साइकाइट्रिस्ट से कहता है कि क्यों ना आप मेरी दवाइयां बढ़ा दें। तो साइकाइट्रिस्ट उससे कहती है कि तुम ऑलरेडी 7 अलग अलग तरह की दवाइयां ले रहे हो, मुझे नहीं लगता कि इन दवाइयों का डोज बढ़ाने की जरूरत है। और ये बात सुनकर वो वहां से निकल जाता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। जब वो अपने घर की ओर जाता है तो हमें ये बात भी पता चलती है कि वो हर रोज अपने घर में घुसने से पहले अपने घर का लेटर बॉक्स चेक करता है। वो देखता है कि आज उसके पास में कोई लेटर आया है नहीं। और जब वो घर पहुंचता है तो वो अपनी माँ को देखता है जिसका नाम होता है पेनी फ्लैग। पेनी उससे पूछती है कि क्या लेटर बॉक्स में आज लेटर आया थॉमस वेन की तरफ से। तो आर्थर कहता है कि नहीं, आज भी कोई लेटर नहीं आया। बेसिकली आर्थर की माँ पेनी ने थॉमस वेन यानी इस गौथम शहर का सबसे अमीर इंसान उसके घर पर 30 सालों तक नौकरी की थी। और उसे ऐसा लगता है कि अगर थॉमस वेन को हमारी इस कंडीशन का पता चलेगा कि हम किस हालात में रह रहे हैं तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। साथ ही पेनी को हर वक्त ये चिंता भी सताती रहती थी कि आर्थर उसका बेटा काफी ज्यादा दुबला पतला है। वहां से दोनों टीवी देखने के लिए बैठ जाते हैं जिसके अंदर एक शो आ रहा होता है जिसका होस्ट होता है मुरे फ्रैंकलिन। आर्थर मुरे का एक बहुत ही बड़ा फैन होता है, वो उसका कोई भी शो मिस नहीं करता। आर्थर ये समझता है कि मुरे उसकी लाइफ का इंस्पिरेशन है और आज तक उसने जो भी किया या आज तक जो भी पाया वो सब कुछ उसी की इंस्पिरेशन से पाया है। और यही रीजन होता है कि आर्थर मुरे को अपना एक आइडियल मान लेता है। अब क्योंकि आर्थर के पास में पैसे नहीं होते हैं और बॉस ने उसे ये कह दिया था कि जब तक तुम्हारे पास में साइन बोर्ड नहीं आता मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, इसी बात से वो रोड पर घूमने लगता है। और फाइनली थकार कर जब वो अगेन अपने घर पर आता है तो उसे लिफ्ट में एक लड़की मिलती है जो कि ऑलरेडी शादीशुदा होती है जिसका नाम होता है सोफी। और आर्थर वहीं उसे देखकर अट्रैक्ट हो जाता है। जब वो अपने घर पर पहुंचता है तो उसकी माँ पेनी उससे अगेन पूछती है कि क्या थॉमस का कोई लेटर आया। तब वहां पर आर्थर कहता है कि वो एक अमीर इंसान है, आखिर वो हमारी परवाह क्यों करेगा। मगर पेनी कहती है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि सोफी अपने घर से बाहर जा रही होती है और वहीं उसका पीछा करने लगता है आर्थर क्योंकि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुका होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर रात को सोफी उससे मिलने के लिए उसके पास में आती है और वो उससे कहती है कि आज तुम मुझे फॉलो कर रहे थे। तो आर्थर कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें कर रहा था। मगर इस बात से सोफी गुस्सा नहीं होती, वो बल्कि उल्टा और उससे इम्प्रेस हो जाती है और उन दोनों के बीच के अंदर जो दूरियां थी वो भी कम होने लगती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की तरफ जहां पर जोकर एक हॉस्पिटल में पहुंचता है और वो बच्चों को हंसाने की कोशिश करता है अपने अतरंगी डांस के साथ में। मगर जब वो उछल उछल कर डांस कर रहा होता है उन सभी को हंसाने के लिए तो गलती से उसकी जेब से वो गन वहां पर गिर जाती है। और जैसे ही सभी बच्चे और सभी वहां के नर्सेस उस गन को देखते हैं तो वो काफी घबरा जाते हैं और इसी वजह से आर्थर को उसके जॉब से भी निकाल दिया जाता है। हालांकि आर्थर अपने बॉस को ये समझाने की कोशिश करता है कि वो गन बेसिकली एक खिलौना था, वो तो मेरा एक प्रॉप था उन सभी बच्चों को हंसाने का। मगर वो बॉस उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। मगर आर्थर उसे समझाने की कोशिश करता है, वो उसे बार बार कहता है कि ये कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉप था। तभी वहां पर उसका बॉस उसे कहता है कि मुझे रैंडल ने सब कुछ बता दिया है, तुमने लास्ट वीक की उससे ये गन खरीदी थी। मगर जबकि ऐसा नहीं था, रैंडल ने तो खुद उसे ये गन लाकर दी थी ताकि वो अपनी सेफ्टी कर सके। जब ये बात आर्थर को पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि रैंडल ने उसे झूठ बोला, उसने उसका साथ नहीं दिया। इन बातों से वो अगेन काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है और वापस अपने घर आने के लिए एक ट्रेन के अंदर बैठ जाता है। जब वो एक ट्रेन के अंदर बैठा होता है तो वहां पर एक लड़की भी बैठी होती है। उस ट्रेन में 3 एम्प्लॉय भी खड़े होते हैं जो कि ब्रूस वेन की कंपनी में काम किया करते थे। हालांकि उस मोमेंट तक आर्थर को उनसे कोई मतलब ही नहीं होता, वो तो बस अपनी दुनिया में खोया हुआ होता है। वो इतना दुखी होता है कि वो ऑटोमेटिकली हंसने लगता है। उसकी जो बीमारी जो ऑटोमेटिक लाफ्टर उसका क्रिएट कर देती थी वो उसके सामने आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। उन तीनों को ये लगता है कि ये हमारे ऊपर हंस रहा है तो वो अगेन उसे मारते हैं, उसे पीटते हैं, उसे इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। आर्थर उन्हें कुछ बोलता, उन्हें कुछ समझाता, मगर उन तीनों को
को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि अगर हम उस लड़की को छेड़ रहे थे तो ये हम पर हंस रहा था, इसलिए वो अगेन उस पर बहुत ज्यादा वार करने लगते हैं, उसे बहुत पीटते हैं। तब जाकर आर्थर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकाल कर उन तीनों को शूट कर देता है। और जब उसे ये लगता है कि उसने इन तीनों को मार दिया है, उसका यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है, तो वो वहां से भाग जाता है और भागकर सीधा एक वॉशरूम में पहुंचता है। मगर एकदम से वो अपने आप को कांच में देखकर डांस करने लगता है। नॉर्मली उससे इस बात का अफसोस होना चाहिए था कि उसने अभी अभी 3 लोगों का कत्ल किया है, मगर ऐसा कर कर उसे खुशी मिली थी। इन सभी से हमें इस बात का पता चलता है कि किसी इंसान को इतना भी मत डराओ कि उसके मन से वो डर ही खत्म हो जाए। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब आर्थर टीवी पर बैठकर एक न्यूज देख रहा होता है। उस न्यूज के अंदर थॉमस वेन बाकी सभी लोगों को बता रहा होता है कि जिन 3 लोगों का ट्रेन में कत्ल किया गया वो बेसिकली अच्छे लोग थे, अच्छे इंसान थे जिनकी बुरी मौत हो गई। और वो ये भी बताता है कि जिस इंसान ने उन तीनों को मारा वो किसी जोकर की पोशाक में था। मगर आश्चर्य की बात यह है कि लोग उन तीनों की मौत की बजाय उस जोकर पर तरस खा रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि जोकर ने जो किया वो अच्छा किया। इसके बाद में आर्थर अपनी साइकाइट्रिस्ट के पास में मिलने के लिए जाता है। तब वहां पर वो साइकाइट्रिस्ट बताती है कि आज हमारी लास्ट मीटिंग है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने हमारा हिस्सा काट दिया, हमारे पास इतना बजट ही नहीं है कि हम आप जैसे लोगों की मदद कर सकें। और इन्हीं बातों से ऑलरेडी टूटा हुआ आर्थर और ज्यादा टूट जाता है। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आर्थर स्टैंड अप कॉमेडियन बनकर कुछ लोगों के सामने अपना परफॉर्मेंस कर रहा होता है, मगर तभी काफी ज्यादा लोगों को अपने सामने देखकर वो थोड़ा सा नर्वस फील करता है और यही नर्वसनेस उसे अपनी हंसी की ओर ले जाती है और वो वहां मौजूद सभी लोगों के सामने जोर जोर से हंसने लगता है। इसी वजह से उसका पूरा परफॉर्मेंस जो वो देने वाला होता है वो खराब हो जाता है। इसके बाद जब आर्थर अपने घर पहुंचता है तो वहां उसकी माँ उसे एक लेटर पोस्ट करने के लिए कहती है, जो कि होता है थॉमस वेन के लिए। मगर आर्थर उसे वो पोस्ट करने से पहले एक बार खोल कर पढ़ लेता है, जिसमें लिखा होता है कि मेरे बेटे को मदद की जरूरत है। और इन्हीं बातों से अगेन आर्थर पर काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। इसी वजह से वो अपनी माँ के पास में जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर आपने थॉमस वेन को ऐसा लेटर लिखने का क्यों सोचा, आपने क्यों एक ऐसे इंसान से मदद मांगी जो कि हम लोगों को कीड़ा समान समझता है। तब वहां पर उसकी माँ बताती है कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, पहले हमारे हालात काफी अच्छे थे। एक टाइम था जब मैं थॉमस से काफी ज्यादा प्यार किया करती थी, मगर समाज को अगर ये पता लगता कि वो काफी ज्यादा अमीर और मैं गरीब हूँ तो इस बात से हम दोनों के रिलेशनशिप पर काफी बुरा इफेक्ट पड़ता। इसी वजह से थॉमस ने मुझसे एक लेटर साइन करवाया जिसमें लिखा था कि आज के बाद मैं तुमसे कोई भी संबंध ना रखूं, और यही रीजन है कि आज हम लोग इस हालत में हैं। इन बातों को समझकर आर्थर फाइनली थॉमस वेन के घर जाने का डिसाइड करता है, जहां पर उसकी मुलाकात उसके बेटे ब्रूस वेन यानी कि हमारे आने वाले बैटमैन से होती है। एक बच्चे को अपने सामने पाकर उसके दिल के अंदर भी अपनी पुरानी वाली छवि आ जाती है और वो उसे हंसाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो दिल से तो एक जोकर ही होता है। मगर उसी मोमेंट पर वहाँ उनका बटलर जिसका नाम होता है अल्फ्रेड वहां पर आ जाता है और वो ब्रूस को वहां से ले जाता है और कहता है कि अनजान लोगों से बातें नहीं करनी चाहिए। मगर तभी आर्थर अल्फ्रेड को बताता है कि वो कोई अनजान इंसान नहीं, बल्कि उसकी माँ पेनी फ्लैक ने आपके घर पर टोटल 30 साल तक काम किया है। मगर अल्फ्रेड उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और वो उसे वहां से जाने के लिए कह देता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं पुलिस को यहाँ पर बुला लूंगा। लेकिन तब आर्थर कहता है कि मुझे थॉमस वेन से मिलना है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो अल्फ्रेड उसे मना करता है, वो कहता है कि थॉमस वेन किसी से नहीं मिलते। तब वहां पर आर्थर कहता है कि मैं सच्चाई जानता हूँ, मुझे पता है कि थॉमस वेन का मेरी माँ यानी कि पेनी से बहुत पहले एक अफेयर हुआ करता था और दोनों साथ में रहा करते थे, और साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि मैं किसी और का नहीं बल्कि थॉमस वेन का ही बेटा हूँ। लेकिन इस बात से अल्फ्रेड उसे मना कर देता है और वो कहता है कि तुम्हारी माँ एक पागल थी और उसने तुमसे झूठ बोला है, उसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है जिसके अंदर वो ये बता रही है कि वही तुम्हारा असली पिता है, बल्कि ये सब कुछ तो एक झूठ है। इन बातों से अगेन आर्थर पर इफेक्ट पड़ता है और वो इन बातों को सुनकर वहां से निकल जाता है। और जब वो अपने घर पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके घर पर एम्बुलेंस आई है और वो सभी उसकी माँ को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। बेसिकली आर्थर की मॉम यानी कि पेनी फ्लैक को एक स्ट्रोक आया होता है, इसी वजह से वो सभी उसे हॉस्पिटलाइज करते हैं। अपनी माँ को इस हालत में देखकर आर्थर काफी ज्यादा दुखी होता है। मगर उसी मोमेंट पर वहां पर 2 पुलिस वाले आते हैं और वो आर्थर से बात करने लगते हैं कि क्या तुम्हें कुछ पता है कि ट्रेन हादसे के अंदर जिस जोकर ने 3 लोगों को मारा, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो। तब आर्थर वहां पर अनजान बनने की कोशिश करता है और वो कहता है कि नहीं, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और साथ ही आर्थर को ये भी पता चलता है कि जो क्वेश्चन अभी वो मुझसे कर रहे हैं
यही सेम क्वेश्चन उन्होंने मेरी माँ से भी करे थे और इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से ही उसकी माँ को अटैक आया था। इसके बाद आर्थर अपनी माँ के पास आकर बैठ जाता है। वहाँ पर सोफी भी मौजूद होती है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। मगर उसी मोमेंट पर टीवी पे एक शो आ रहा होता है जिसको होस्ट कर रहा होता है मुरे फ्रैंकलिन, और तभी मुरे वहाँ पर एक क्लिप दिखाता है जिसके अंदर और कोई नहीं बल्कि आर्थर ही होता है, जिसने कभी स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की कोशिश की थी। मगर उसकी हिम्मत की दाद देने की बजाय वहाँ पर मुरे ये बताता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कॉमेडी करना ही नहीं आता, और वो उसका मजाक उड़ाता है। वो ये बताता है कि किस तरीके से लोग इस पर हंसते हैं। और जब ये सारी बातें आर्थर देख रहा होता है तो उसे पता चलता है कि जिस इंसान को उसने आइडियल माना वो इंसान तो आज उसकी हंसी उड़ा रहा है, वो इंसान आज उसकी बीमारी का मजाक बनाकर लोगों के सामने रख रहा है। वहीं दूसरी ओर हमें शहर के हालात दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो काफी ज्यादा बिगड़ चुके होते हैं। कई लोग अपने आप को जोकर समझकर जोकर का मास्क पहनकर शहर में इधर उधर घूमने लगते हैं। इस मोमेंट पर हमें पता चलता है कि लोगों के बीच में अब एक दीवार खड़ी हो चुकी है। एक दीवार जहां पर यहाँ के सबसे अमीर लोग मौजूद हैं और वहीं दूसरी दीवार जहां पर इस शहर के सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं। अमीर जो भी चाहे वो पा सकते हैं, मगर गरीब जो भी चाहे उसे पाने के लिए उन्हें अपनी हद पार करनी पड़ती है। इन सभी बातों को आर्थर भी खड़ा खड़ा देख रहा होता है, मगर इन बातों से वो हैरान नहीं बल्कि उल्टा और खुश होता है, क्योंकि वो सभी जोकर से इंस्पायर्ड होकर ये सब कुछ करने लगे थे। शहर में हर तरफ दंगे मच रहे थे, जो कि सब कुछ उन गरीबों के द्वारा हो रहा था जो कि जोकर से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हो चुके थे। इसके बाद हमें गौथम शहर का एक थिएटर दिखाया जाता है जहाँ पर चार्ली चैपलिन की एक मूवी रिलीज होती है। उस मूवी को देखने के लिए गौथम शहर के सबसे अमीर लोग वहां पर पहुंचते हैं, मगर वही बाहर कुछ लोग जोकर का मास्क पहनकर उन अमीर लोगों का विरोध कर रहे थे, क्योंकि गरीबों के पास में तो खाने को पैसा नहीं और वहीं अमीर लोग अपने शौक और मौज को पूरा करने के लिए महंगी महंगी मूवीज देख रहे हैं। वो सब लोग जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, आई एम जोकर, आई एम जोकर। और वहीं इन सारी बातों को आर्थर देखकर खुश हो रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि अब वो इन सब लोगों का हीरो है। मगर तभी पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और उन गरीब लोगों को और उन सभी बदमाशों को वहां से हटाने की कोशिश करती है, और इसी वजह से उन सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। और इसी बात का मौका पाकर आर्थर उस थिएटर के अंदर घुस जाता है ताकि वो थॉमस वेन से बात कर सके। वहां पर आर्थर की मुलाकात अपने पिता थॉमस वेन से होती है। तब वहां पर आर्थर अपने पिता से कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका वो बेटा हूँ जो कि पेनी फ्लैग से पैदा हुआ है। लेकिन इस बात से थॉमस वेन मना कर देता है और वो उसे एक मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से उसकी नाक से खून निकलने लगता है और वो कहता है कि मैं किसी पेनी फ्लैग को नहीं जानता, यहाँ से चले जाओ। आर्थर इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाता है कि वो अपने आप को सजा देने के लिए एक फ्रिज में बंद कर लेता है। मगर थोड़ी देर बाद में उसे कॉल आता है। वो कॉल होता है उन्हीं पुलिस वालों की तरफ से जो कि ट्रेन हादसे पर हुए अपनी इंक्वायरी कर रहे थे, और वो उसे कहते हैं कि हम तुमसे बातचीत करना चाहते हैं, तुमसे पूछताछ करना चाहते हैं उस ट्रेन में हुए हादसे के बारे में। मगर तभी उसे पता चलता है कि मुरे फ्रैंकलिन ने उसे अपने शो पर इनवाइट किया है, क्योंकि उसकी वो क्लिप जो कि उसने उस शो में दिखाई थी लोगों ने उसे काफी ज्यादा पसंद किया था। और जब ये बात आर्थर को पता चलती है कि मुरे ने उसे बुलाया है तो वो उसके शो में जाने का डिसाइड करता है। वहां से आर्थर आर्कम असाइलम पहुंचता है और वहां के रिसेप्शन पे पहुंचकर अपनी माँ की फाइल मांगता है, मगर वहां पर खड़ा बंदा उसे वो फाइल देने से मना कर देता है। इसी बात से आर्थर चुपके से उस फाइल को चुराकर वहां से भागने लगता है। जब आर्थर उस फाइल को खोलकर पढ़ने लगता है तो वो और अगेन टूट जाता है, क्योंकि उस फाइल के अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो कि आर्थर को काफी हर्ट कर देती है। उस फाइल में ये लिखा होता है कि आर्थर की माँ पेनी फ्लैग का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसके रिलेशन उससे कई साल पहले से थे, और साथ ही वो बॉयफ्रेंड उसके बेटे यानी कि आर्थर को काफी ज्यादा परेशान भी किया करता था। इसी की वजह से आर्थर के सर पर एक चोट आई थी, और आज जब वो इन सभी चीजों का सामना कर रहा है वो सभी कुछ उसी चोट की देन थी। इन बातों को शेयर करने के लिए, अपने दिल के दर्द को बांटने के लिए वो सोफी के पास में जाता है। मगर यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोफी आर्थर के साथ में कभी अटैच थी ही नहीं, वो कभी उसकी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। वो जो भी मिलने मिलाने के विजन्स थे वो सब कुछ जोकर के माइंड की क्रिएशन थी। फाइल में जो बातें आर्थर ने पढ़ी थी उन बातों से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसकी माँ ने उससे सच्चाई छिपाई। इन बातों से आर्थर के मन में और भी ज्यादा गुस्सा भर जाता है, इसीलिए वो सीधा हॉस्पिटल जाता है और अपनी माँ को जान से मार देता है। इसके बाद में आर्थर अब अपने जोकर के मेकअप में तैयार हो रहा है, क्योंकि उसे मुरे फ्रैंकलिन के शो में जाना होता है। मगर तभी उसे अपनी माँ की एक तस्वीर मिलती है। वो जैसे ही उस तस्वीर को उल्टा करता है तो उसके पीछे लिखा होता है कि मुझे तुम्हारी स्माइल काफी ज्यादा पसंद है, जो कि लिखा होता है थॉमस वेन ने पेनी फ्लैग के लिए। इस बात से आर्थर को ये क्लियर हो जाता है
कि वो मोमेंट जरूर था जब थॉमस वेन को मेरी माँ यानी कि पेनी फ्लेक से प्यार था। वो दोनों साथ में रहा करते थे। मगर तभी वहां पर आर्थर का फ्रेंड यानी कि रैंडल वहां पर आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। वो उससे कहता है कि इस शहर के अंदर जो 3 मर्डर हुए थे और साथ ही तुम्हारी माँ का जो कत्ल हुआ था वो काफी ज्यादा बुरी बात है। इन बातों पर वो अपना शौक जाहिर करता है, मगर तब तक आर्थर अपना स्टेट ऑफ माइंड खो चुका होता है और उसे उनकी बातों पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि ये लोग अगेन मुझे टीज करने के लिए आए हैं, ये लोग मुझे इन बातों पर चिढ़ाने आए हैं कि आखिर मैंने इन सब का ये हाल क्यों किया। इन बातों से आर्थर को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो फाइनली रैंडल का मर्डर कर देता है। और इसके बाद दिखाया जाता है इस मूवी का वो सीन जो कि इस मूवी का सबसे बेहतरीन सीन है, जहां पर आर्थर अपने जोकर के फुल गेटअप में अब मुरे फ्रैंकलिन के शो में जाने के लिए तैयार होता है और वो अपनी इस खुशी को जाहिर करने के लिए वहां से डांस करता हुआ निकलता है। उसके मन में इतनी खुशी होती है कि वो उस बात को जाहिर अपने डांस के थ्रू करता है। इस दृश्य को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई इंसान किस हद तक अपनी मानसिकता को पार कर सकता है। मगर तभी वहां पर वो दोनों पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि ट्रेन में हुए हादसे के मामले में उससे पूछताछ करना चाहते थे। इस बात से आर्थर वहां से भागने लगता है और वो सीधा एक मेट्रो स्टेशन तक पहुंचता है। मगर तभी उन्हें पता चलता है कि वहां पर तो कई सारे लोग हैं जिन्होंने सेम टू सेम जोकर का मास्क पहन रखा है। उन्हें मुश्किल हो रही होती है आर्थर को पहचानने में और इसी बात का फायदा उठाते हुए आर्थर वहां से भाग जाता है। वहां से आर्थर मुरे के शो में पहुंचता है और जब मुरे उसके सामने आता है तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम भी जोकर बने हो, क्या तुम भी अमीर लोगों को प्रोटेस्ट करने में लगे हो। तब वहां पर जोकर मुरे से एक रिक्वेस्ट करता है और वो कहता है कि जब आप मुझे इंट्रोड्यूस करें लोगों के सामने तो मुझे बीइंग अ जोकर ही इंट्रोड्यूस करें। और फिर बारी आती है जब मुरे और साथ ही आर्थर लोगों के सामने होते हैं। वहां पर काफी सारी ऑडियंस उन दोनों के लिए तालियां बजा रही होती है और तभी वहां पर मुरे आर्थर को पूछता है कि आखिर तुम्हारा रीजन क्या है इस जोकर के गेटअप में आने का। तो आर्थर बताता है कि ये मैंने लोगों को हंसाने के लिए किया है क्योंकि मेरे दिल में हमेशा से खुशियां भरी थी और मुझे खुशियां बांटना अच्छा लगता है। मगर इसी के साथ वो ये भी बताता है कि वेन एंटरप्राइज के जो 3 लोग रेल हादसे में मरे थे उन तीनों को उसी ने ही मारा होता है। इसके बाद आर्थर उन लोगों को एक सच्चाई से रूबरू करवाता है। वो उन्हें बताता है कि अगर गरीब मर जाए तो उसके बारे में कोई भी इंसान बात नहीं करेगा, वहीं अगर अमीर को एक छोटी सी चोट भी लग जाए तो सभी उसके लिए भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। सभी उनके बारे में सोचने लगते हैं कि आखिर वो ठीक कब होंगे। ये समाज अब बहुत ही ज्यादा घटिया हो चुका है। इसमें इमोशन ही नहीं बचे उन लोगों के लिए जो कि अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। यहाँ पर सबको सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की पड़ी है, दूसरे के बारे में कोई भी नहीं सोचना चाहता। और साथ ही आज जो तुम मुझे शो में लाए हो इसके पीछे भी तुम्हारा ही फायदा है क्योंकि इस शो की टीआरपी काफी ज्यादा बढ़ रही थी और इसीलिए तुम और पैसा कमाने के लिए मुझे यहाँ पर लाए। इस बात से मुरे फ्रैंकलिन मना करता है, इनकार करता है। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। मगर तभी आर्थर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे भी शूट कर देता है। इस बात से वहां मौजूद पब्लिक बिल्कुल हैरान हो जाती है। वो वहां से उठकर जाने लगती है। हर जगह अगेन अफरा तफरी मच जाती है और इसी बात से पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। मौका पाकर पुलिस आर्थर को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और उसे अपनी कार में बिठाकर जाने लगती है। मगर कुछ लोग जो जोकर का सपोर्ट कर रहे होते हैं वो एक एम्बुलेंस के अंदर बैठकर उसे काफी स्पीड में चलाने लगते हैं और एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो पुलिस की गाड़ी को अपनी एम्बुलेंस से टक्कर मार देते हैं, जिसकी वजह से अब आर्थर यानी कि जोकर आजाद हो जाता है और वो उस कार पर खड़ा हो जाता है। उसकी नाक से काफी ज्यादा खून बहने लगता है, मुंह से काफी ज्यादा खून बहने लगता है, मगर इस खून को वो अपनी खुशी यानी कि अपनी स्माइल बना देता है और यहीं पर हमें जोकर का असली चेहरा दिखाया जाता है। ये वो चेहरा होता है जिसके अंदर सच्चाई, दर्द और प्यार छिपा होता है जो कि इस दुनिया ने अब पूरी तरीके से कुचल दी होती है। और ये वो मोमेंट होता है जब अपनी लाइफ से जूझ रहा कोई इंसान अब उन लोगों का हीरो बन चुका है जिन्हें उसकी जरूरत थी। वो लोग जो आज तक अपने आप को कुछ भी नहीं मानते थे, वो एक लीडर बनकर उनके सामने आया था। इसी वजह से अब वो उन सभी का हीरो कहलाता है। वहीं पर हमें दिखाए जाते हैं थॉमस वेन और उसकी वाइफ मार्था वेन जो कि अपने बेटे ब्रूस वेन के साथ में वहां से निकल रहे होते हैं। मगर तभी एक नकाबपोश जोकर वहां पर आ जाता है और एक बंदूक से उन दोनों को जान से मार देता है। इसके बाद में हमें आर्थर को एक आर्कम असाइलम में एक साइकाइट्रिस्ट के सामने दिखाया जाता है, मगर तब भी आर्थर उसके सामने हंसने लगता है। तो साइकाइट्रिस्ट उससे उसके हंसने की वजह पूछती है। वो पूछती कि आखिर तुम किस बात पर हंस रहे हो, मगर तब आर्थर कहता है कि इस बात को तुम नहीं समझ पाओगी। इसी के साथ हमें जोकर के खून से सने पैर दिखाए जाते हैं जो कि चलते हुए आर्कम असाइलम से बाहर निकलते हुए जाते हैं। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जोकर ने अब उस साइकाइट्रिस्ट को भी जान से मार दिया है
और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी से हम ये समझ सकते हैं कि किसी अच्छे इंसान से अगर अच्छाई चली जाती है तो वो बुराई का एक ऐसा रूप ले लेती है जो कि महाकाल होता है। वो इतना भयानक होता है कि कोई भी अब उसके सामने टिक नहीं पाता है। किसी भी इंसान को इतना मत डराइए कि उसका डर अब फाइनली बिल्कुल दिल से खत्म ही हो जाए। और हर बार जो मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस बार आपसे नहीं कहूँगा, इस बार आप खुद मुझे बताएंगे कि इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा। ये काम मैं इस बार आज आप पर छोड़ता हूँ। इसके बाद में मैं ऑडेक्स सीरीज का थर्ड पार्ट यानी कि ग्रीन लैंटर्न आप सभी के सामने जल्दी ही पेश करूंगा। सो अगेन गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।